नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अमित एग्ज़ाम स्टडी पर। तो दोस्तों आ गया है आपका विज्ञान का 5वां प्रैक्टिस सेट जो हमारे विज्ञान की सीरीज चल रही है। इसमें आपके 50 प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे और सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, एग्ज़ाम में आने वाले होंगे और रिपीटेड क्वेश्चन जो आजकल के एग्ज़ाम में आते रहते हैं उन्हीं क्वेश्चनों का ये संग्रह है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले कि वीडियो शुरू किया जाए, आप अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा वाष्पन। इधर है हमारी प्रक्रिया है और इधर है परिवर्तन। वाष्प जो है द्रव से गैस यानी कि पहले ही बदल जाएगा, पहला है एक से मिलान हो जाएगा। और ऊर्ध्वपातन जो होता है हमारा ठोस से गैस में परिवर्तन होने को कहते हैं हम ऊर्ध्वपातन। और हिमीकरण कहते हैं गैस से द्रव में बदलने को हिमीकरण कहते हैं। और पिघलना कहते हैं ठोस से द्रव में बदलना। तो इसको हम इन कोट में मिलाएंगे। पहले का पहला यानी कि सी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और ऊर्ध्वपातन यानी कि बी का हो जाएगा तीसरा, और सी का हो जाएगा दूसरा, और डी का हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई थी? राइट बंधु ने सफलतापूर्वक विमान उड़ाया। बी ऑप्शन है गुगली एल्मो मार्कोनी ने प्रथम बेतार संदेश भेजे। सी ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत किया। और डी ऑप्शन है मैक्स प्लैंक ने क्वांट सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो दोस्तों इसका हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन ठीक। मार्कोनी इटली का वैज्ञानिक था जिसने लंबी दूरी तक रेडियो संचार बिना तार के संदेश भेजना के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई। इसके द्वारा दिए गए नियम को मार्कोनी नियम कहा जाता है। इन्होंने रेडियो टेलीग्राफ का भी विकास किया। इन्हें वर्ष 1909 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन, एक फ्यूज के तार को किन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है? ऑप्शन ए है उच्च प्रतिरोधकता का तथा न्यूनतम गलनांक, उच्च प्रतिरोधकता तथा उच्चतम गलनांक, और सी ऑप्शन है न्यूनतम प्रतिरोधकता उच्च गलनांक, और डी ऑप्शन है न्यूनतम प्रतिरोधकता तथा न्यूनतम गलनांक। तो तीसरे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, उच्च प्रतिरोधकता होनी चाहिए और न्यूनतम गलनांक होना चाहिए फ्यूज के तार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दोस्तों सारे क्वेश्चन आपके विज्ञान के इस प्रैक्टिस सेट में व्याख्या सहित मिलेंगे। आप अगर एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो उसकी व्याख्या में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन और भी कवर होते चलेंगे आपके साथ। तो इस वीडियो को देखने का आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। फ्यूज तार का प्रयोग विद्युत परिपथों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। यह उच्च प्रतिरोधकता तथा न्यूनतम गलनांक वाला होता है। अपने इस गुण के कारण वह परिपथ की अधिक वोल्ट तथा न्यून वोल्ट के करंट से रक्षा करता है। अच्छा फ्यूज तार टिन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, एक जग में ऊपर किनारे तक पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भरा है। इसमें बर्फ़ का टुकड़ा तैरता है। जिस क्षण बर्फ़ पिघलती है तब। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है जल का स्तर कम हो जाता है, और ऑप्शन बी है जल का स्तर बढ़ जाता है, ऑप्शन सी है जल का स्तर अपरिवर्तित रहता है, और ऑप्शन डी है जल जग के बाहर गिरने लगता है।
दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। जग में ऊपरी किनारे तक पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भरा है। जब इसमें बर्फ़ का टुकड़ा डाला जाता है तब जब वह पिघलता है तो जल का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। क्योंकि दोस्तों जब हम पानी में बर्फ़ का टुकड़ा डालते हैं तो जो हमारा बर्फ़ पिघलने के बाद पानी बनेगा उतना ही क्षेत्र वह पहले ही घेर लेता है जो हमारा ठोस रूप में होता है। इसलिए बर्फ़ अगर पिघल भी जाता है तो भी पानी बाहर नहीं निकल पाता है। 5वां क्वेश्चन है, यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दी जाती है तो उसकी दोलन अवधि आधी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है, गुणक √2 द्वारा बढ़ जाती है और गुणक √2 द्वारा घट जाती है। 5वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, गुणक √2 द्वारा घट जाती है। ये कैलकुलेशन है, थोड़ा इसके सूत्र हैं, देख लीजिएगा आप। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है या बढ़ जाता है, अपरिमित हो जाता है, अपरिवर्तित रहता है। 6ठे क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, घट जाता है। यदि विलेयक बहुत घुलनशील है तो द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। जैसे जल में नमक डालने पर जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। यदि विलेयक कम घुलनशील है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। इसी प्रकार साबुन या डिटर्जेंट डालने पर जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। 7वां क्वेश्चन है, 1 ग्राम बर्फ़ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पूर्णतः पिघलाने के लिए कितना यांत्रिक कार्य करना होगा? 2268 जूल, 336 जूल, 80 जूल या 4.2 जूल। 7वें क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 336 जूल। 8वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? त्रिशूल, अग्नि, ब्रह्मोस और K-15 सागरिका। 8वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, त्रिशूल। दोस्तों त्रिशूल जो है प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है। त्रिशूल मिसाइल कम दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। इसकी मारक क्षमता 9 किलोमीटर तक है। इसमें फ्लाई कैचर रडार का प्रयोग किया जाता है जिससे इसे किसी भी मौसम में कार्य करने में कठिनाई नहीं होती है। 9वां क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रही घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है हाथ ऊपर उठाकर बैठ जाए। ऑप्शन बी है अपने हाथ बाहर की ओर फैला दें, अपने हाथ ऊपर उठा लें या फिर अपने हाथ एक साथ मिला लें। 9वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, अपने हाथ बाहर की ओर फैला दें। तो दोस्तों 9वें क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए अपने हाथ बाहर की ओर फैला देने चाहिए जिससे उसका जड़त्व घूर्ण बढ़ जाएगा तथा कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत से व्यक्ति का वेग घट जाएगा। 10वां क्वेश्चन है आपका, मानव की आंख में निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है? तो आपका इसका सही जवाब होगा सही अवतल लेंस का प्रयोग करके। निकट दृष्टि दोष मायोपिया में वस्तुएं नज़दीक दूरी की साफ दिखाई देती हैं जबकि दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती।
इसके प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर बनता है। इस दोष को अवतल लेंस के प्रयोग से ठीक किया जा सकता है। 11वां क्वेश्चन है, किसी खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता कैसे कम की जा सकती है? अभिदर्शक की फोकस दूरी बढ़ाकर, नेत्रिका की फोकस दूरी घटाकर, और सी है नेत्रिका की फोकस दूरी बढ़ाकर, और इनमें से कोई नहीं। तो 11वें का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, नेत्र की फोकस दूरी बढ़ाकर खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता कम की जा सकती है। किसी खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता नेत्रिका की फोकस दूरी को बढ़ाकर बढ़ाई जाती है। खगोलीय दूरबीन के लिए आवर्धन क्षमता, ये इसका हमारा सूत्र है। आप इस सूत्र को देख लीजिएगा और याद कीजिएगा। 12वां क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा की आकृति है वृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार, सर्पाइल, इनमें से कोई नहीं। 12वां क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा स्पाइरल। स्पाइरल आकृति होती है हमारी आकाशगंगा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदाकिनी या आकाशगंगा तारों एवं धूल कणों और गैसों का विशाल पुंज होता है। अनुमानतः आकाशगंगा में 10⁻11 तारे होते हैं। हमारा सौरमंडल ऐरावत पथ का एक भाग है जिसकी आकृति स्पाइरल है। 13वां क्वेश्चन है, किसी प्रशीतक रेफ्रिजरेटर में शीतलन प्रणाली सदैव, ए ऑप्शन है मध्य में होनी चाहिए, बी ऑप्शन है तली में होनी चाहिए, सी ऑप्शन है शीर्ष टॉप पर होनी चाहिए, और डी ऑप्शन है कहीं भी हो सकती है। 13वें का सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, शीर्ष पर होनी चाहिए। किसी प्रशीतक रेफ्रिजरेटर में शीतलन प्रणाली सदैव शीर्ष टॉप पर होनी चाहिए। सामान्य फ्रेयान का प्रयोग रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में किया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन बन जाता है कि प्रशीतक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो यह हमारा फ्रेयान। शीतलन प्रणाली को सदैव ऊपर रखने का कारण यह है कि नीचे की गर्म वायु हल्की होने के कारण ऊपर उठती है तथा शीतलन प्रणाली से टकराकर ठंडी हो जाती है। ऊपर की ठंडी वायु भारी होने के कारण नीचे आती है तथा रेफ्रिजरेटर में रखी वस्तु को ठंडा कर देती है। 14वां क्वेश्चन है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? ए ऑप्शन है ऊर्जा का क्षेत्र सिद्धांत, बी ऑप्शन है क्वांटम सिद्धांत, और सी ऑप्शन है सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत, और डी ऑप्शन है सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। 14 क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत। अल्बर्ट आइंस्टीन ने द्रव्यमान ऊर्जा के संबंध को सापेक्षता के विशिष्ट सिद्धांत द्वारा प्रतिस्थापित किया है। उनके अनुसार द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध E = mc² द्वारा दर्शाया जाता है। 15वां क्वेश्चन है, तापमान घटने के साथ साथ किसी धातु का प्रतिरोध घटता जाता है या अपरिवर्तित रहता है? शुरू में घटता है और उसके बाद बढ़ता है, या डी ऑप्शन है शुरू में बढ़ता है बाद में घटता है। 15 क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, घटता जाता है। तापमान घटने के साथ धातु का प्रतिरोध भी घटता जाता है। 16वां क्वेश्चन है, व्याख्या देख लेते हैं 15वें की। तापमान घटने पर धातु का प्रतिरोध घटता है तथा बढ़ने पर किसी धातु का प्रतिरोध बढ़ता है। किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, अर्थात लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, लंबाई घटने पर प्रतिरोध घटता है।
यानी कि लंबाई पर निर्भर करता है। 16वां क्वेश्चन है, जल द्वारा किसी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक अपघटन को क्या कहते हैं? जल योजन कहते हैं, जल अपघटन कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, या ये सभी कहते हैं? 16 क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, जल अपघटन कहते हैं। सत्रहवां क्वेश्चन है, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन, एथेनॉल, ब्यूटेन और मेथेन। तो सर्वोत्तम ईंधन जो है यह है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। हाइड्रोजन के 1 ग्राम को जलाने पर 15,000 जूल ऊर्जा मुक्त होती है। सूर्य की अपार ऊर्जा का स्रोत भी हाइड्रोजन का ही एक समस्थानिक ड्यूटेरियम ही है। अन्य ईंधनों का ऊष्मीय मान मीथेन का होता है हमारा 55,000 जूल प्रति ग्राम, एथेनॉल का होता है 30,000 जूल प्रति ग्राम और ब्यूटेन का होता है 50,000 जूल प्रति ग्राम। सूची 1 का सूची द्वितीय से मिलान करना है। फार्मिक अम्ल, तो दोस्तों फार्मिक अम्ल मिल जाएगा हमारा चींटी से। साइट्रिक अम्ल मिल जाएगा इमली से। और टार्ट्रिक अम्ल मिलेगा हमारा नींबू से। तो पहले का तीसरा सी और बी में है और बी का दूसरा, यानी कि अब तो केवल हमारा बी में ही है, और सी का पहला। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। पाँच प्रतिशत जल वाले एथेनॉल को कहते हैं परिशोधित स्पिरिट, पावर एल्कोहल, परिशुद्ध एल्कोहल, तनु एल्कोहल। 19वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, परिशोधित स्पिरिट। पाँच प्रतिशत जलीय एथेनॉल को परिशोधित स्पिरिट कहा जाता है। पावर एल्कोहल पेट्रोल प्लस एथिल एल्कोहल प्लस बेंजीन का मिश्रण होता है। परिशुद्ध एल्कोहल 100% शुद्ध एथिल एल्कोहल होता है। एल्कोहल में जल की अधिकता द्वारा तनु एल्कोहल प्राप्त होता है। 20वां क्वेश्चन है, ऊन तंतु का विकल्प क्या है? एक क्रायनॉल, एक क्रायोलॉन, बी ऑप्शन है PVC, सी ऑप्शन है नायलॉन 66 और डी ऑप्शन है मर्सरीकृत कपास। 20 का सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, नायलॉन 66। एडिपिक अम्ल एवं हेक्सा मिथाइलिन डायमिन के बहुलकीकरण से नायलॉन 66 प्राप्त होता है। इसे होजरी, यार्न, फाइबर, कारपेट्स आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है। 21वां क्वेश्चन है, स्वर्ण की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है। स्वर्ण का शुद्धतम रूप होता है 28 कैरेट, 24 कैरेट, 99.6 कैरेट और 91.6 कैरेट। 21वें का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, 24 कैरेट का जो सोना होता है हमारा शुद्ध होता है। स्वर्ण का सबसे शुद्धतम रूप 24 कैरेट माना जाता है। 24 कैरेट स्वर्ण को 100% शुद्ध स्वर्ण कहते हैं। x कैरेट स्वर्ण की शुद्धता ज्ञात करने का सूत्र है x% बराबर होता है x गुणा 100 और बटे
24। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। हाइड्रोजन के ऑक्साइड और दूसरा है नाइट्रोजन के ऑक्साइड और तीसरा है सल्फर के ऑक्साइड। आगे बढ़ेंगे। इसमें हमें मिलान करना है, मिलान तो नहीं, इसमें हमें कूट करना है। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अम्ल वर्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट ऑग्स ने किया था। इसके लिए नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड उत्तरदायी होते हैं। यह चूने पत्थर की बनी इमारतों को नष्ट कर देती है। टिंचर आयोडीन बनाने के लिए किस में आयोडीन का घोल है? सोडियम क्लोराइड में, जल में, पोटेशियम आयोडाइड में, एथिल एल्कोहल में। 23वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, पोटेशियम आयोडाइड में। टिंचर आयोडीन बनाने के लिए आयोडीन और पोटेशियम आयोडाइड के समान अनुपात को जल के उसी अनुपात में घोलकर बनाते हैं। इसका उपयोग औषधि के रूप में करते हैं। 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही मेल नहीं है? हेमाटाइट तांबा, सीसा गैलेना, मोनोजाइड थोरियम और पिचबेलेड यूरेनियम। 24वें का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए। इसमें बताना है कि मेल सही मेल नहीं है। तो हेमेटाइट जो होता है वो हमारा लोहे का होता है, अयस्क, और इसमें दे रखा है तांबे का, तो ये गलत हो गया। शीशे का जो होता है हमारा गैलेना होता है, और मोनोजाइट का थोरियम और पिचबेलेट का यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमाटाइट Fe2O3 लोहे का प्रमुख अयस्क है, जबकि तांबे का प्रमुख अयस्क कॉपर पाइराइड CuFeS2 होता है। अन्य सभी दिए गए अयस्क एवं धातु के मेल बिल्कुल सही हैं। भारत में के कुछ भागों में पेयजल में निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड, यूरेनियम, आर्सेनिक, फ्लोराइड, सोरबिटल। 25वें का सही जवाब है आपका ऑप्शन सी। 25वें का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 3 और 4, यानी कि आर्सेनिक और फ्लोराइड। भारत के कई क्षेत्रों में भूमि जल प्रदूषित है, जैसे गंगा घाटी के क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि। यहाँ के भूमिगत जल में आर्सेनिक और फ्लोराइड की मात्रा अत्यधिक पाई गई है। इससे त्वचा संबंधी रोग, हड्डियों एवं दांतों संबंधी रोग होते हैं। चूहों के विष का रासायनिक नाम है जिंक ऑक्साइड, पोटेशियम साइनाइड, जिंक फास्फाइड और लेड नाइट्रेट। 26वें का सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, जिंक फास्फाइड से जो है चूहे मार दिए जाते हैं। चूहों को मारने में जो काम आता है वो जिंक फास्फाइड आता है। चूहों के विष का रासायनिक नाम जिंक फास्फाइड है। इसे चूहों के खाद्य पदार्थ में मिलाकर देने से इसमें उपस्थित अम्ल से क्रिया करके जहरीली फास्फीन गैस उत्पन्न करती है, जिससे चूहों की मृत्यु हो जाती है। परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है, जिसका रासायनिक नाम अभिक्रिया में है। न तो सर्जन होता है और न ही विनाश। बी ऑप्शन है विनाश होता है, और सी ऑप्शन है सर्जन होता है पर विनाश नहीं, और डी ऑप्शन है सर्जन होता है। 27 का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, न तो सर्जन होता है और न ही विनाश होता है।
परमाणु ऊर्जा का सूक्ष्मतम कण है जिसका रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सर्जन होता है और ना ही विनाश। जॉन डाल्टन ने यह अवधारणा दी थी, परंतु आगे चलकर परमाणु का भी विभाजन हुआ और विभाजित कणों को पदार्थ का मौलिक कण कहा गया। 28वां क्वेश्चन है, लोहे की रेलों के टूटे हुए टुकड़ों और मशीन के भागों की वेल्डिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है एल्यूमिनियम पाउडर, ऑप्शन बी है एल्यूमिनियम सल्फेट, ऑप्शन सी है सोल्डर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। 28वें क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सोल्डर। लोहे की रेलों के टूटे हुए टुकड़ों और मशीन के भागों की वेल्डिंग में सोल्डर का प्रयोग किया जाता है। यह टिन तथा लेड की मिश्र धातु है। 29वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारी पानी हैवी वाटर में नहीं होता? भारी पानी का हिमांक साधारण पानी से अधिक होता है। भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से अधिक होता है। यह संरक्षण उत्पन्न करता है। और भारी पानी का घनत्व साधारण पानी से अधिक होता है। तो दोस्तों आपका इसका ऑप्शन जो है बी ठीक हो जाएगा। भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से अधिक होता है। साधारण पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और जबकि भारी पानी का क्वथनांक 101.4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दोस्तों जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। निम्नलिखित में से आंसू गैस का घटक कौन सा है? क्लोराइड, एथेन, एथोनॉल, ईथर। 30वें क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए क्लोराइड। आंसू गैस एक रासायनिक पदार्थ है जो आँख की कार्निया पर प्रभाव डालता है, जिससे आँखों में जलन का अनुभव होता है। आंसू गैस में से तत्वों के ब्रोमाइड तथा क्लोराइड प्रयुक्त होते हैं। 31वां क्वेश्चन है, रोगजनक जीवाणु निस्सारित करते हैं प्रतिजन, प्रतिरक्षी, इंटरफेरान और हार्मोन। 31 का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए प्रतिजन। अगला क्वेश्चन है हमारा 32वां क्वेश्चन, जब कोई बाहरी जीव किसी व्यक्ति के अंदर प्रवेश करता है तो वह परोक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से कुछ प्रोटीन यौगिक का उत्पादन करता है। यह प्रोटीन यौगिक उस जाति के विशिष्ट होते हैं जो व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है। शरीर में प्रवेशित यही प्रोटीन एंटीजन कहलाते हैं। रोगाणु जब जीव जंतुओं में प्रवेश करते हैं तब शरीर इन जीवाणुओं से रक्षा हेतु प्रतिजन उत्पन्न करता है। 32वां क्वेश्चन है, असम और नागालैंड के पहाड़ी वनों में पाया जाने वाला भारत का एकमात्र कपि है। ओरांगउटान, और बी ऑप्शन है गोरिल्ला, और सी ऑप्शन है गिब्बन, और डी ऑप्शन है चिंपैंजी। 32वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका गिब्बन। असम और नागालैंड की पहाड़ियों में पाया जाता है। पूर्वोत्तर राज्यों असम और नागालैंड के पहाड़ी वनों में पाया जाने वाला भारत का एकमात्र कपि गिब्बन है। यह कपि छोटी आकृति का वृक्षाश्रयी वृक्षवासी आधुनिक कपि कहलाता है। गिब्बन कपि की पूंछ नहीं होती है। गिब्बन की 7 किस्में पाई जाती हैं और सभी काले रंग के होते हैं। विटामिन B1 मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से। एक तरफ विटामिन दे रखे हैं और एक तरफ इनके रासायनिक नाम दे रखे हैं। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन,
विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लोविन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल्मिन। तो पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा, पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा हमारा एक ही ऑप्शन मैच खा रहा है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमाशय ग्रंथियों के पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं हैं। अम्ल कोशिकाएं, मुख्य कोशिकाएं, कलश कोशिकाएं या भित्तीय कोशिकाएं। 34वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, मुख्य कोशिकाएं। 35वां क्वेश्चन है, मानव में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है। अंतरिम आयु, बी ऑप्शन है औसत व्यसन, और सी ऑप्शन है अंतरिम ऊंचाई, और डी ऑप्शन है मस्तिष्क क्षमता। तो ए ऑप्शन आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। मानव की अस्थि कोशिकाओं में नई हड्डियों के गठन एवं वृद्धि की प्रक्रिया अस्थि भवन कहलाती है। वैज्ञानिक साक्ष्यों के अनुसार 25 वर्ष की उम्र तक मानव शरीर की सभी अस्थि कोशिकाओं का विकास हो जाता है। अस्थि भवन परीक्षण द्वारा मनुष्य के अंतरिम आयु का पता लगाया जाता है। 36वां क्वेश्चन है, 19 से 21 दिन की अवधि का उल्लेख किया जाता है। मानव की लार ग्रंथि कोशिकाओं का औसत जीवन काल है। लाल रुधिर, बी ऑप्शन है इसका, लाल रुधिर कोशिका के अंदर मलेरिया पैरासाइट्स के एक विखंडनी जनन चक्र के पूरा होने की अवधि है। सी ऑप्शन है मुर्गी के अंडे को सेने की अवधि है। उपरोक्त में से कोई नहीं। 36वें का सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, मुर्गी के अंडे सेने की अवधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटी बीज संबंधित है चावल से, कपास से, तेल से या गेहूं से। तो बीटी जो होता है हमारा कपास से संबंधित होता है। बीटी फसलों में कपास सबसे प्रसिद्ध फसल है। बीटी एक प्रकार का जीव विष है जो एक जीवाणु बेसिलस यूरोइंजिएसिस से निर्मित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोनित मेरिनो मेमना है? मतिंडा, और बी ऑप्शन है डॉली, सी ऑप्शन है माइजी, और डी ऑप्शन है सूजी। 38वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉली। व्याख्या है, सबसे पहला क्लोन पशु भेड़ था जिसका नाम डॉली रखा गया। यह क्लोनित मेमना इयॉन विल्मेट, कीथ कैंपबेल एवं उनके सहयोगियों द्वारा 5 जुलाई 1996 को क्लोनित पैदा किया गया। 39वां क्वेश्चन है, वनस्पति इनके अवशोषण में प्रभावी होती है। ए ऑप्शन है उच्च आवृत्ति ध्वनि, बी ऑप्शन है प्रदूषित जल, और सी ऑप्शन है प्रदूषक धातुएं, और डी ऑप्शन है प्रदूषक गैसें। 39 का सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, प्रदूषित गैसें। वनस्पति इसके अवशोषित में प्रभावी होती है, यानी कि प्रदूषित गैसों से वनस्पति प्रभावित हो जाती है।
वनस्पति हरे पेड़ पौधे प्रदूषित गैसों के अवशोषण में प्रभावी होती है। वनस्पति प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 जल तथा सौर ऊर्जा का प्रयोग करके कार्बनिक खाद्य पदार्थों का संश्लेषण करती है तथा उत्पाद में ऑक्सीजन जीवनदायिनी गैस वायुमंडल में मुक्त करती है। 40वां क्वेश्चन है, वनस्पति संग्रह हार्बेरियम क्या होता है? औषधीय पौधों का बाग होता है या शुष्क रूप से जड़ी बूटियों का संग्रह होता है? सी ऑप्शन है पौधों के शुष्क नमूनों का परीक्षण केंद्र और डी ऑप्शन है अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों का बाग। 40वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, शुष्क रूप से जड़ी बूटियों का संग्रह। वनस्पति संग्रह में पौधों को शुष्क तथा प्रेस करके परिरक्षित किया जाता है तथा भविष्य में उनकी सहायता से अध्ययन किया जाता है। यह बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। 41वां क्वेश्चन है, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? ग्लूकोज, गेल्टोज और सी ऑप्शन है आइसोमाल्टोज और डी ऑप्शन है माल्टोज। 41 का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, ग्लूकोज। आहार नाल में स्टार्च पॉलीसेकेराइड्स के पाचन का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज है। लार में उपस्थित एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम स्टार्च को माल्टोज डाइसेकेराइड्स में परिवर्तित करता है तथा आंत में उपस्थित माल्टोज एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज मोनोसेकेराइड्स में परिवर्तित करता है। ये समीकरण दे रखी है, रासायनिक समीकरण है, आप इसको देख लेंगे। स्टार्च टाइलिन और मुख में हमारी टाइलिन जो लार होती है उससे हमारा माल्टोज बनता है और फिर माल्टोज से मुख में ही बनता है ग्लूकोज। कुनेन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है? सिनकोना से, देवदार से, नीम से, यूकेलिप्टस से। ये तो क्वेश्चन बहुत ही पुराना और एग्जाम में आता रहता है ये क्वेश्चन। तो 42वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, सिनकोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43वां क्वेश्चन, निम्नलिखित जोड़ों में से किसका मेल सही है? तो आप देख ही रहे हैं, सही मेल जो है केवल बी का है। मलेरिया क्लोरोक्विन, मलेरिया प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम द्वारा होता है। यह जोड़ा सुमेलित है। यह मच्छर द्वारा फैलता है। इसके उपचार के लिए क्लोरोक्विन का उपयोग करते हैं। यक्ष्मा या ट्यूबरकुलोसिस, टीबी बोलते हैं हम जिसको, के लिए BCG वैक्सीन देते हैं तथा स्कर्वी रोग विटामिन C की कमी से होता है। 44वां क्वेश्चन है, पिन्ना कर्णपाली एवं बाह्य श्रावणी नली पाई जाती है मछली में, उभयचर में, सर्पणी सील में, स्तनपायी में। तो इसका सही जवाब आप जानते ही होंगे, जो हम कान होते हैं वह केवल स्तनपाइयों के होते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन, पिन्ना स्तनधारियों में पाया जाता है। पिन्ना का मुख्य कार्य ध्वनि को इकट्ठा करना तथा आने वाली ध्वनि को बदलकर यह फनल की तरह कार्य करता है जिससे ध्वनि बढ़ती है। निम्नलिखित में से कौन परजीवी नहीं है? मक्खी, मच्छर, जूं या किलनी, टिक बोलते हैं जिसको। परजीवी बताना है, परजीवी कौन नहीं है। तो 45वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ए ऑप्शन, मक्खी जो है परजीवी नहीं है।
घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका एवं मस्का नेबुलो है। यह परजीवी नहीं होता है एवं संघ आर्थ्रोपोडा से संबंधित है। यह मनुष्यों में हैजा, मियादी बुखार, क्षय, अमीबिया, अतिसार, प्रमेह, संग्रहणी, कोढ़ इत्यादि घातक बीमारियों के वाहक का कार्य करती है। 46वां क्वेश्चन है GIS किसका लघु रूप है? ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर स्टैटिस्टिक्स। और बी ऑप्शन है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। सी ऑप्शन है ग्लोबल इंफॉर्मेशन स्टैटिस्टिक्स। डी ऑप्शन है जियोग्राफिकल इंटरनेशनल सिस्टम। 46वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। GIS जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम को एकीकृत करके भौगोलिक संदर्भ रचनाओं के लिए आंकड़े एकत्र, प्रबंधन, विश्लेषित और प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर के डाटा का CPU से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? कंप्यूटर पोर्ट्स। बी ऑप्शन है इंटरफेस और सी ऑप्शन है बफर मेमोरी और डी ऑप्शन है मॉडेम। 47वें का सही जवाब है ऑप्शन ए, कंप्यूटर पोर्ट्स। एक कॉम्पैक्ट डिस्क CD किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है? विद्युत यांत्रिकी, चुंबकीय या प्रकाशिक। 48वें का सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रकाशिक। कॉम्पैक्ट डिस्क एक प्रकाशिक डिस्क है जिसमें आंकड़े अंकीय प्रारूप में संचित रहते हैं। सोनी व फिलिप्स के सहयोग से कॉम्पैक्ट डिस्क का आविष्कार वर्ष 1982 में हुआ था। 49वां क्वेश्चन है USB का प्रयोग किसके लिए होता है? USB का प्रयोग किसके लिए होता है? प्रोसेसर के लिए और बी ऑप्शन है पोर्ट टाइप के लिए और सी ऑप्शन है सीरियल बस स्टैंडर्ड के लिए। डी ऑप्शन है स्टोरेज डिवाइस के लिए। 49 का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, पोर्ट टाइप के लिए। 50वां क्वेश्चन एवं लास्ट क्वेश्चन है वाणिज्य क्या है? मशीन वाणिज्य, धन वाणिज्य, गतिशील वाणिज्य और विपणन वाणिज्य। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, गतिशील वाणिज्य। मोबाइल तथा इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे वस्तुओं का क्रय विक्रय एवं वाणिज्य कहलाता है। वाणिज्य की सर्वप्रथम शुरुआत वर्ष 1997 में हेलसिंकी, फिनलैंड ने हुई थी। तो दोस्तों आपका वीडियो 50 क्वेश्चनों का समाप्त हो जाता है। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।